तो मित्रों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान जीके क्लास नाइन्थ की जीके की क्लास है आज आपकी। तो आइए इस वीडियो में हम आज तक वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आज हम सब विस्तार से जानेंगे सब कुछ इसमें। आज का हमारा पहला पार्ट पढ़ना है हमें। तो मित्रों हम चलते हैं सीधे अपने क्लास में पार्ट नंबर 1 पे। तो मित्रों ध्यान से आप सीखेंगे जो जो मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पाठ का नाम है अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। स्टार्ट करते हैं मित्रों। विषय वस्तु का दृष्टिभेद। तो मित्रों इसमें जो आ जाएंगे इसके अपायसी संधि की उत्पत्ति संविधान समाज, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों हम इनसे बेसिक चीज़ों पे जानकारी नहीं लेते हुए इधर को आते हैं, यहाँ हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे अपने। तो मित्रों आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों आपको क्लियर दिखता होगा ये, अब आपको शायद क्लियर आता होगा। एक मिनट मित्रों। अब आपको मित्रों बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति को क्रांतियों के उल्लेख में सबसे पहली क्रांति नहीं माना जा सकता, किंतु प्रभावों के दृष्टि में यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यानी कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी इसको क्रांतियों की श्रृंखला में पहली क्रांति नहीं माना जा सकता है, किंतु प्रारंभों में दृष्टि की यह अन्यथा महत्वपूर्ण थी। यानी ये महत्वपूर्ण थी पर पहली क्रांति ऐसी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं मूल्यचल परिवर्तन के अभिन्न थी। फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो फ्रांस के इतिहास से राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के अपने मूलभूतों के कारण हुई थी, जो कि यानी कि कब हुई थी, जो कि सन 1789 से सन 1789 से 1799 तक चली। कब तक चली मित्रों ये बात को याद रखना है आपको। सन 1789 से स्टार्ट होकर 1799 तक चली फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपसे कोई पूछेगा सर फ्रांसीसी क्रांति कब तक चली, तो ये आपका सन 1789 से लेके सन 1799 तक चली थी। ये पेरिस शहर के 14 जुलाई 1789 की सुबह अंतक का पहला व्यक्ति था। सम्राट सेना को नगर में घूमने का आवेदन दे चुका था। सम्राट जो था यहाँ का फ्रांस का, वो सेना को नगर में घूमने का आदेश दे चुका था। चारों ओर अफवाहों का बाजार गर्म था। मतलब जो अफवाह उड़ती है ना, कहते हैं कि ये होने वाला है वो होने वाला है, तो चारों ओर अफवाहों का बाजार गर्म था कि सम्राट ने नागरिकों को आम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब उनको जब बाहर घूमने के लिए निकाल दिया, टहलने के लिए, तो उसके बाद जो बाजार में अफवाह उड़ी थी वो ये थी कि सम्राट ने सेना को नागरिकों को आम लोगों को जो घूमने गए थे उनको गोली मारने का आदेश देने वाला था। ये अफवाह फैल गई थी। लगभग 7,000 स्त्री पुरुष घायल हुए, एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का फैसला लिया। उन्होंने एक जन सेना गठन का फैसला लिया। हथियारों की खोज करते करते वे बहुत से सरकारी वाहनों में बलपूर्वक प्रवेश कर गए। मतलब उनको हथियार भी चाहिए थे जब सेना बनानी है तो उन्होंने हथियारों की खोज के लिए करते करते खोज सरकारी वाहनों के बल पे, मतलब अपने बल पे सरकारी वाहनों में प्रवेश कर गए। बाहुबल के मतलब लड़के उनसे बिना हथियारों के उन पे प्रवेश कर गए। आगे पढ़ते हैं मित्रों। अंत तक सैकड़ों लोगों का एक विशाल जन
विशाल जनसमूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर बढ़ बढ़ चला। अंत तक एक बहुत बड़ा समूह पेरिस शहर के ओर बड़ा समूह चल पड़ा। भारी मात्रा में गोले बारूद मिलने की आशा में इस समूह ने विस्तृत किले हाँ तो मित्रों, इस समूह ने विस्तृत किले जेल को तोड़ डाला। विस्तृत किले और जेलों को तोड़ डाला। उसके बाद मित्रों, जब ये लोग आ गए थे, विस्तृत किले और जेल को तोड़ डाला, फिर भारी मात्रा में गोले बारूद बरसे थे। बारूद की आशा समूह के विचलित किलों को तोड़ डाला। सभी कैदियों को छोड़ा लिया गया। मतलब जो हम ये समूह बना के गए थे, इन लोगों ने फ्रांस के लोगों से युद्ध करके लड़के सभी जो कैदी थे वहां पे बंद, उनको छुड़ा लिया। याद रखना मित्रों। हालांकि इन कैदियों की संख्या केवल 7 थी। हथियारों पर कब्जे के लिए हुए संघर्ष में बस्तलित का जो कमांडर था वो मारा गया। हथियारों के कब्जे के लिए हुए संघर्ष में बस्तली का जो कमांडर था वो मारा गया। मित्रों, जब जो कमांडर मारा गया, इससे आगे हम पढ़ते हैं। बस्तलित किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण लोगों को घुसन के केंद्र बन चुका था। लोगों को घुसन का केंद्र, यानी जब सम्राट मारा जाएगा तो एक भय हो जाता है, एक डर सा बैठ जाता है सेना के अंदर, वो इनके अंदर बैठ चुका था। इसलिए किले को गिरा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए। उसके जो किला का दरवाजा था, इसलिए उन लोगों ने किले का दरवाजा गिरा दिया गया था, और उसके जो अवशेष यानी गुड़, जो मतलब दरवाजे के खिड़की दरवाजे जो भी होंगे, उसको इस धम पर एक योगदार के रूप में जोकर रखकर रहते थे। वो अब उसके बाद में अपना एक समूह बनाते थे, जैसे कि 5 लोग 10 लोग ऐसे रहते थे जब से उनका सम्राट मारा गया। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आगे जाके हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। इसके बाद मित्रों हम आ जाएंगे यहाँ इस घटना के पश्चात कई दिनों तक पेरिस तथा देश के ग्रामीण और पिछले लड़कियों को कई और संघर्ष हुए। मतलब इस घटना के पश्चात पेरिस तथा देश के ग्रामीण, मतलब गांव के जो लोग थे, गांव में पिछले लड़कों को कई संघर्ष हुए। इससे भी ज़्यादा कई संघर्ष हुए। ज़्यादातर लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों को विरोध कर रहे थे। मतलब ये इस घटना के बाद जो महंगाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा जीडीपी गिरने लगी वहाँ की, तो इसके लिए पाव रोटी की जो महंगाई बढ़ गई, इसके लिए विरोध कर रहे थे वहाँ के लोग। बाद में इस काल समय का सिंह लोग कहते थे। इतिहासकारों ने इस एक लंबे घटना को ऐसे प्रारंभ कड़ियों के रूप में देखा। इतिहासकारों ने इस घटना को एक प्राचीन कड़ियों के रूप में देखा, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाने में हुई। जिसकी क्रांति सम्राट को फांसी दी जाने में हुई। उसको सम्राट को फांसी दी गई, तब हुई थी इसकी क्रांति। हालांकि इस समय ज़्यादातर लोगों को ऐसा परिणाम की आशा नहीं थी। मतलब जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों को ज़्यादातर ये आशा नहीं थी कि हमारे सम्राट को फांसी दी जा सकती है या जाएगी, ये आशा
नहीं थी। इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाट्यों और जटिल सिद्ध हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं, मतलब इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समाप्त यूरोपीय जनजीवों को अस्त व्यस्त कर दिया। जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें फ्रांसी ही नहीं, इस क्रांति में फ्रांसी ही नहीं बल्कि अस्त व्यस्त अरब जो मतलब जितने भी यूरोपीय देश थे उनको सब अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व में इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति को इतिहास में पूरे विश्व का मील का पत्थर माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति को। इस क्रांति के अन्य यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता की लग करने और अन्य देश के भी राजनीतिक समूह के लिए संघर्ष करने लगे। इस क्रांति के लिए संघर्ष करने लगे अन्य देशों के। इस क्रांति के यूरोप राष्ट्रों के समेत एशियाई देशों में रायसाई और निकलन की विरोधी वातावरण तैयार किया। एशिया देश जो थे उन्होंने भी इसका वातावरण तैयार किया। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे दोस्तों हम 18वीं सदी के उत्तर में फ्रांसीसी साम्राज्य, जो 18वीं सदी थी उसके उत्तर में फ्रांसीसी साम्राज्य कैसा रहा, क्या क्या हुआ, अब हम इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। तो बूर्बो राजस के लोई 16वें में सन 1774 में फ्रांसी की राजगद्दी संभाली। सन 1774 में जिस राजगद्दी संभाली थी राजवंश का, उसका लोई उस समय इसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। मात्र 20 वर्ष की आयु में इसकी गद्दी संभाली। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरू एकतानेत के साथ हुआ था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ हुआ। उसके राजगृह के समय राजकोष गली था। काफी लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के विनती संविधान पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। काफी समय से जब युद्ध चल रहा था तो इसके कारण फ्रांस के व्यक्तिगत संविधान पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अगर आपको समझ नहीं आता हो, क्लियर नहीं हो, तो वीडियो को पीछे करके आराम से विस्तार से समझें और इसको नोट करते रहें अपने एक कॉपी पे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट भी हम लिखा लेंगे आगे चल के मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के विशाल मंडल पर राजधानी की मानमर्तियों बर्ताएं रखने की पेशु का बोझ अलग से था। मतलब इसमें ये तो टेंशन थी कि फ्रांसीसी क्रांति हो रही है ये वो, और उसके बाद भी प्रस्तुत की खर्चों का टेंशन अलग था। लोई सोलवे ने शासनकाल रोई सोलवा जो था, जो 20 साल की उम्र में अभी शासक की गद्दी पे बैठा था, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। उसने लोई सोलवे में शासनकाल के फ्रांस ने अमेरिका को 13 उत्सव का समझ सुपुत्र ब्रिटेन के समुद्र पूर्वतन के मध्य दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब ट्रिलियन भी ज्यादा श्रेष्ठ के जुड़ गए, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबियन का बोझ चल रहा था। इसमें 2 अरब पहले का ही चल रहा था, 10 अरब का और इस पे लग गया। सरकार ने तक 10% ब्याज की मांग करने लगे। ये लोग जो थे सरकार से 10% की मांग करने लगे। पर फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा भाग निधि मतलब गरीबों को, दुखी निधि जो होते हैं, निधि बढ़ते को रह रुष्ट को चुकाने का विकास थी।
अपने निमित्त खर्चों को जैसे सेना के रख रखाव रखदार सरकारी कर्मचारियों के विद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुपूर्व के लिए विशेष विशेष हो गई। यह उपयुक्त के नवीनतम था। 10वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जान धारण ही कर रहे थे। जो तीसरे स्टेट के लोग थे, 18वीं सदी में ये बटा था, तो तीसरे स्टेट के लोग दंड धारण कर रहे थे। उससे आगे पढ़ते हैं मित्रों। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी साम्राज्य मध्यकालीन संयुक्त व्यवस्था का अंग था। प्राचीन संस्कृतपत्र पर प्रयोग क्षमता सन 1789 से पहले था। ये जो था ये 1789 से पहले था। प्राचीन राष्ट्र का पद 1789 से पहले था। फ्रांसीसी के एक एवं अनेकों पर के लिए होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में और अब हम पढ़ेंगे जीवन का संघर्ष। अब हम पढ़ेंगे जीवन का संघर्ष और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर अतिलघु बहुविकल्पीय और दीर्घ लघु सभी नोट्स बना के कॉपी पे हल करेंगे। तो आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। जीवन का संघर्ष। फ्रांसी की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर लगभग 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप वह अकेले नए संस्कृत उत्पन्न हो गए, परंतु उत्पन्न के तुलना में उसकी मांग में बहुत तीव्र की वृद्धि हो गई थी। इसकी जो है वृद्धि बहुत तीव्र हो गई थी। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे अनाज, घरेलू सामान या घरेलू सामग्री आदि के आई महंगाई ने पहले गरीबी जनता को अतिरिक्त कष्ट दिया। क्रांति के बाद जो है आई महंगाई ने घरेलू जो सामग्री या अनाज वगैरह जो भी है, इसके लिए बहुत गरीबों के लिए बहुत दुख उठाना पड़ा, उसके लिए कष्ट दिया। मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न नहीं हुआ जितना होना चाहिए, इतना उत्पन्न नहीं हुआ जितना होना चाहिए। खाद्य सामग्रियों की कीमत बढ़ने लगी। खादें जो खेतों में हम लोग होते हैं अब मतलब सिंचाई उचाई करने के लिए, इसकी कीमत बढ़ने लगी। कारखानों में काम कर रहे मजदूरों की उसकी नियमित मजदूरी नहीं मिल रही थी। उसकी जो नियमित मजदूरी थी तय हुई थी, जैसे कि किसी की सैलरी हो 8,000 10,000 जो भी है, वो उसको तय हुई भी ना मिले, 8,000 तय हुई भी उसे 3,000 4,000 दी जाए, तो यह नियमित हुई तय सैलरी भी नहीं मिल रही थी। अधिकार मांगकर कारखानों में मजदूरी करते थे और उसकी मजदूरी मालिक नियंत्रित करते थे नियंत्रित करते थे। मतलब हम कितना रुपए इसको देंगे कितना नहीं देंगे, वो सब मालिक के ऊपर था। वो सिर्फ मजदूरी करते थे मजदूर लोग। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर में नहीं बढ़ रही थी। परिणाम स्वरूप अमीर गरीब और गई चौड़े होते गए अमीर गरीब होते गए और चौड़ी होते गए स्थापित और तब अधिक गरीबों की जाति और फसलें सूखे या ओले के प्रारूप से नष्ट हो गईं। जो किसान लोग थे उनकी फसलें ओले और प्रारूप से नष्ट हो गईं हो जाती, इसलिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार जब इस संकट प्राचीन स्वतंत्र के दौरान फ्रांस के समरण बात थी। अतिरिक्त भ्रष्टाचारों, अधर्मीय अपजीत की कमी, बढ़ती महंगाई, अन्नपूर्ण कर, प्राचीन राजाओं की फिजूली खर्च मतलब बेकार के खर्च, फिजूल के खर्च
उन लोगों के जो फिजूल के खर्चे यदि फ्रांस के लोगों के जीवन में प्रारंभ कर रहे थे, ये भी फ्रांस के लोगों के जीवन में प्रारंभ कर रहे थे। अब इसके आगे हम समझेंगे दोस्तों, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया, क्या था ये, जीवन का संघर्ष, जो इसका था जीवन का संघर्ष था। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, आइए, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। अब हम इसे पढ़ते हैं मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। इतिहास में जितने भी सेनापति थे विश्व में, उनमें सबसे महत्व गिना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। इतिहास के जो महान विजेताएं थे उनमें से ये एक था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के नगर एसियो में हुआ था। ये जैसियो में हुआ था, उसका जन्म 1769 में हुआ था, 15 अगस्त 1769। अगर आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों मित्रों कि नेपोसियो बाटो का जन्म कब हुआ था, तो 1769, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा आगे चल के दोस्तों, पहले से याद करते रहना ये मित्रों। हुआ था। उसके पिता का नाम चार्ल्स बैटो था, माता का नाम नेस्टिली बेटन था। नेपोलियन बोर्ड फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। ये फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। एक महान सुदर्क तथा आधुनिक फ्रांस का निर्माण था। नेपोलियन ने फ्रांस को महत्वपूर्ण सुधार किए और नेपोलियन ने फ्रांस में जो है महत्वपूर्ण सुधार किए और सन 1804 में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे यहाँ पे, इसलिए इसकी जनता ने आपके लिए सम्राट बना लिया सन 1804 में। अब आपका ये क्वेश्चन बनता है मित्रों, अभी से याद कर लेना, नेपोलियन वोट कब फ्रांस का मतलब सम्राट बना, तो आपका आंसर होगा इसमें यही वाला, 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। आगे पढ़ते हैं मित्रों। नेपोलियन सन 1805 में ऑस्ट्रिया में 1806 में पराजित तथा सन 1807 में रूस को पराजित कर अपनी शक्ति को चमन शिखा पर पहुंच गया। मतलब इसमें इन सब देशों को घूमा था इसने और उसके बाद चमन सीमा पर पहुंच चुका था। उसने व्यापार निर्देशों नियम लागू कर इंग्लैंड को निशाना बनाया। इसने व्यापार की नीतियों में, मतलब व्यापार करने की नीतियों में इंग्लैंड को अपना निशाना बनाया। प्रयास किया किंतु अंग्रेजों में नौसेना शक्ति के कारण उसका यह प्रयास असफल रहा। मतलब इसने प्रयास किया था कि इंग्लैंड के जो वहाँ पे व्यापार के लोग हैं उनको अपना निशाना बनाया, लेकिन इंग्लैंड की जो नौसेना थी उसके लिए ये उसमें अपनी कामयाबी में नाकाम रहा। यूरोप में मित्र राष्ट्रों ने संगठन होकर सन 1813 में उस नेपोलियन जंग में हराया। फिर भी भारी जंग समर्थक के कारण वह पुनः सत्ता हासिल करने में सफल रहा। मतलब ये पहले ही तो हार चुका था इसमें, लेकिन फिर भी अपने सत्ता हासिल करने में सफल रहा। मित्र राष्ट्र की संगठित सेना सन 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर ये मित्रों देखिए, वाटरलू नामक स्थान पर द्वीप पर रखा गया। लगभग 6 वर्ष पश्चात 5 मई 1821 नेपोलियन की श्रेष्ठ हेलेना द्वीप पर निर्वासित किए समय ही मृत्यु हो गई। उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। अब मित्रों आगे पढ़ते हैं हम। इसके बाद टॉपिक अपना अगला रहेगा। ये टॉपिक मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है इसको याद करना। तो ये टॉपिक है, क्या महिलाओं के लिए भी फ्रांसीसी क्रांति हुई।
मतलब वहाँ की जो महिलाएं थी उनके लिए भी क्या फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो आइए मित्रों इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। फ्रांसीसी क्रांतियों में महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने फ्रांस में सक्रिय योगदान दिया। इसकी सहायता भगीरथ की कारण ही फ्रांस साम्राज्य में महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। इसी के कारण फ्रांस साम्राज्य में महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। किसके कारण? महिलाओं के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों इधर इसी लाइन में। आइए मित्रों, महिलाओं प्रसव के ही फ्रांसीसी साम्राज्य में प्रसूत बदलाव लाने वाली गतिविधियों में साम्राज्य रूप से शामिल थी। उन्हें आशा थी कि उसकी भागीदारी फ्रांसीसी क्रांति को उसका जीवन सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब महिलाओं की जो भागीदारी थी उनका एक मकसद था कि फ्रांसीसी क्रांति में जीवन सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास करेगी। तीसरे सम्राट को अधिकार महिलाओं अपनी जीविकाओं चलाने के लिए काम करती थी। जो तीसरा सम्राट था उसके लिए अपनी जीविका चलाने के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी। बाजारों से फल सब्जियां बेचती थीं। बाजारों में फल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों पर घरेलू नौकर के रूप में काम करती थीं। जो महिलाएं थीं वो संपन्न घरों में घरेलू रूप से काम करती थी। मित्रों याद रखना, महिला के बारे में भी पूछेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा। बहुत सी महिलाएं विश्वस्त करती थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवस्थित प्रशिक्षित थी। आवश्यक नहीं थी। सिर्फ कुलीनों की लड़कियों अथवा तीसरे स्टेट के धनी प्रारूप की लड़कियां जो थी वही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। जो तीसरी की लड़कियां थीं वही पढ़ पाती थीं। इस पश्चात उसकी शादी भी करना पड़ता था। जैसे कि खाना पकाना, पानी लाना, लाई करना, रपेट लाना, बच्चों की देख रेख करना उसको पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती थी। जो पुरुष काम करते थे उनका काम अलग था, खदानें खोदना, युद्ध लड़ना। और जो महिलाएं थी उसका काम ये था कि पुरुष तो ये सारे काम करती थी मल्टीपल, जैसे घर के खाना बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों की देखभाल करना, मजदूरी करना, मतलब बुनाई लिखाई करना। इसकी मजदूरी इसलिए कम थी पुरुषों की तुलना में। महिलाओं की जो मजदूरी थी पुरुषों की तुलना में कम थी। मित्रों आगे बढ़ते हैं। महिलाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उन पर प्रश्नों विचार करने के लिए संघर्ष, राजनैतिक कल्पनाओं प्रदर्शित किया। और अकबर निकलने फ्रांस के विभिन्न शहरों में रिसर्च के लिए विशेष तौर से विकसित क्लब था। उसकी मुख्य मांगों में से एक थी महिलाओं को निश्चित हुई। सन 1791 में संविधान में उन्हें निश्चित नागरिकों का दर्जा दिया गया। इनको सन 1791 में संविधान में निश्चित नागरिक का दर्जा दिया गया था। किनको? महिलाओं को। हाथों के लिए मजदूरी, कवरेज के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों में मांग रखी। महिलाओं ने जो है राजनीतिक पदों में भी अपनी मांग रखी। महिलाओं का जो है उनका मानना था कि इन अधिकारों के पश्चात ही नई सरकार में
उसके हाथों का प्रायश्चित हो पाएगा। उसके हाथों का जो है प्रायश्चित हो पाएगा। अब मित्रों ये आगे पढ़ते हैं हम आगे चल के। उससे पहले मित्रों हम आपके लिए एक नया टॉपिक पे मतलब दूसरा टॉपिक देखते हैं। मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे मित्रों, इसको यहीं तक पढ़ के याद रखना। और इसको वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट करते रहना मित्रों। हम जो है नया टॉपिक देखते हैं आगे चल के। तो मित्रों हमारा अगला टॉपिक ये है, हम इसको अब जाके रीडिंग करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से विस्तार से। ठीक ना मित्रों? तो हमारा टॉपिक है दास प्रथा का मूल्यन। दास प्रथा का मूल्यन। तो इसे पढ़ते हैं। दास प्रथा मानव समाज में दास प्रथा मानव समाज में जितनी भी संख्याओं का अस्तित्व रखा है, दास संख्या ने मानव समाज में जितनी भी संख्याओं का अस्तित्व रखा है, उनमें उनमें सबसे भयानक दासता उसमें सबसे भयानक दासता की प्रथा है। उसमें सबकी भयानक सी दासता की प्रभा है। मनुष्य ने हाथों मनुष्य ने हाथ हाथों मनुष्य ने को बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित भीड़ इस प्रथा के अंतर्गत हुआ। 10 प्रथा के संस्कृत घोषणा की प्रायश्चित कहा जाता है। एशिया, यूरोपी, अमेरिका, अफ्रीका आदि, मतलब ये जो वो लगी हुई है ये 10 प्रसिद्ध देशों में माना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 10 प्रसिद्ध देश एशिया महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि सभी में भूखंडों के उदय होने वाली सभ्यताओं के इतिहास में दासता ने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन्हें महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन महाद्वीपों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। जो समतातरण को बल पर बनी बड़ी और टिकी थी, उसमें संस्थानगत रूप में पाई जाती थी परिषद सभा के विकास के लिए। और मित्रों आज के बस इतना ही इस क्लास में। और मित्रों हम अगली क्लास में जो है इसके मतलब पूरे पार्ट के जो है मल्टीपल क्वेश्चन इसके हम सॉल्व करेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके मतलब अति लघु, धीर लघु और सारे क्वेश्चन हम इसके जो है सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे अब आगे, हम इन क्वेश्चनों को नोट पे मतलब कॉपी पे नोट पर लिख करके सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उसकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एक, और वीडियो को शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वालों को जितने भी हैं। तो मित्रों अब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मैं आशा करता हूँ आपके लिए जल्दी ही वीडियो बना के लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।